हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 10 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, शोध पद्धति के रूप में RRA अर्थात त्वरित ग्राम मूल्यांकन कब विकास हुआ था? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1990 के दशक में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1970 के दशक में जो है त्वरित ग्राम मूल्यांकन RRA का विकास हुआ था। इसके तहत जो है ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं, किस तरह की योजनाओं को दिया जा सकता है, उस हेतु अध्ययन किया जाता था या मूल्यांकन गांवों का किया जाता था। अगला है, SPSS का पूर्ण प्रारूप क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंस, स्टैटिकल प्रोग्राम इन सोशल साइंस या सिस्टमेटिक प्रोग्राम इन सोशल साइंस? यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, जो है SPSS का फुल फॉर्म होगा। अगला है, जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसे कहते हैं? जब उत्तरदाता स्वयं किसी सूची को भरता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुसूची, डाक प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में क्या होता है? प्रश्नों का एक श्रृंखला होता है या सेट होता है जिसका उत्तरदाता स्वयं प्रयोग करता है, और इसका प्रयोग जो है बड़ी जनसंख्या से डाटा इकट्ठा करने के लिए और शिक्षित लोगों के लिए किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? मौखिक इतिहास, वंशावली, प्रश्नावली या जीवन इतिहास? तो यहाँ पूछा है गणना किसकी की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नावली जो है गणनात्मक या परिमाणात्मक जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है इससे। अगला है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? सी सेल्टिस, स्टेनर काउले, आर बर्जेस, कार्ल पॉपर? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा स्टेनर काउले। स्टेनर काउले का कथन है कि शोध साक्षात्कार को एक पेशेवर वार्तालाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि यह समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रतिभागी से जानकारी प्राप्त करना होता है। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है पर लाई जाती है? सामाजिक प्रश्नावली तथा संरक्षित साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली या असंरक्षित साक्षात्कार? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कि प्रश्नावली तथा संरक्षित साक्षात्कार जो है। संरक्षित साक्षात्कार का मतलब होता है जिसमें जो है प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला या साक्षात्कार में जो पूछा जाता है प्रश्न, उसे पहले से ही निर्धारित किया जाता है, तो उसे हम संरक्षित साक्षात्कार कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जनसमुदाय में नहीं किया जा सकता? प्रश्नावली, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार? तो प्रश्नावली का जो प्रयोग होता है वह अशिक्षित जनसमुदाय में नहीं किया जा सकता, यह शिक्षितों के लिए किया जाता है। इसके स्थान पे अशिक्षित जनसमुदाय में एक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन होता है, असहभागी अवलोकन होता है, साक्षात्कार होता है जिसमें अनुसूची का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? गुडे एवं हार्ट, जहोदा एवं कुक, जॉन हावर्ड या R.K. मर्टन? तो केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग R.K. मर्टन के द्वारा किया गया है। इन्होंने साक्षात्कार को संरक्षित एवं असंरक्षित साक्षात्कार का एक समन्वित रूप के ध्यान को जटिल एवं विशिष्ट घटना के अनुसार कुछ पक्षों में विभाजित कर केंद्रित साक्षात्कार लिया जाता है। केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है जब किसी विशेष पक्ष को विभाजित करके या विशिष्ट घटना के बारे में पूछा जाता है, तो उसे इन्होंने कहा केंद्रित साक्षात्कार, अर्थात किसी विशेष घटना पे केंद्रित रहकर साक्षात्कार करना।
तो इसका प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम 1946 में मर्टन द्वारा किया गया था। अगला है अध्ययन के जो नए क्षेत्रों किए जाते हैं, जो नए क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं वे कहलाते हैं विवरणात्मक, उपकल्पनात्मक, अन्वेषणात्मक या निदानकारी। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अन्वेषणात्मक होता है। वहीं किसी घटना की व्याख्या करनी होते हैं तो विवरणात्मक शोध होता है, और प्रयोगात्मक शोध में उपकल्पना का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे उपकल्पनात्मक शोध भी कहा जाता है। और निदानकारी शोध जो होता है किसी समस्या के निदान के लिए शोध किया जाता है, उसे नैदानिक शोध कहा जाता है, या इसे हम एक्शन रिसर्च के रूप में भी देखते हैं। अगला है एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में सूचनाएं एकत्रित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली, अनुसूचित, साक्षात्कार, अवलोकन। तो शिक्षित जनसंख्या में सूचना को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अगला है सेम क्वेश्चन है तो इसे छोड़ देते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका किसके द्वारा उपयोग में ली जाती है? साक्षात्कार दाता द्वारा, साक्षात्कारकर्ता द्वारा, या दोनों के द्वारा, या कोई विभिन्न लोगों के द्वारा। तो साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका जो होती है वह जो कर्ता होता है उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वही साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग करता है, जबकि देने वाला जो होता है वह अनभिज्ञ होता है इससे। अगला है किसने कहा कि बीजगणितीय दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका बहुलक से श्रेष्ठ है? तो किसने कहा जो माध्य है वह माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है? सी ए मोजर, डब्ल्यू ई बर्गेस, गुडे हार्ट, या पी बी यंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पी बी यंग ने जो है कहा है कि बीजगणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो माध्य होता है वह माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ माना जाता है। अगला है किसका विचार है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो किसने साक्षात्कार को अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? पामर, गुडे हार्ट, लुंडबर्ग, या पी बी यंग। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी, गुडे एवं हार्ट हैं जिन्होंने अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया के रूप में साक्षात्कार को देखा है। वहीं एंग का मानना है कि साक्षात्कार एक क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, अर्थात जानकारी प्राप्त करता है। तो इसे इन्होंने साधारणतः इसके लिए जो है तुलनात्मक अपरिचित होते हैं, अर्थात जो उनके जीवन की घटनाओं के बारे में नहीं अपरिचित होते हैं तो वह किसी व्यक्ति के जीवन में कल्पनात्मक जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करते हैं, ऐसा पी बी यंग का कथन है। अगला है शून्य प्रकल्पना होती है, अंतर नहीं है कि प्रकल्पना, कुछ अंतर है कि प्रकल्पना, सर्वाधिक अंतर है कि प्रकल्पना, औसत अंतर है कि प्रकल्पना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए होगा। जो होता है शून्य परिकल्पना इसमें होता है जो परिवर्त्य होते हैं या चर होते हैं वेरिएबल, तो यह उनके बीच के संबंधों को प्रकट नहीं करता, अर्थात कहता है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, अर्थात अंतर नहीं है। अगला है वह प्रकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान में प्रकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम है कार्यकाली प्रकल्पना, शून्य प्रकल्पना, अनुसंधान प्रकल्पना, या वैकल्पिक प्रकल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक में जिसका अस्तित्व नहीं होता है उसे हम शून्य प्रकल्पना के नाम से जानते हैं। अगला है परिवर्तों के बीच संबंधों की जांच करने वाले कथन को कहा जाता है अनुसंधान प्रश्न, प्रकल्पना, अध्ययन के उद्देश्य, या अध्ययन की समस्या। तो जो परिवर्तों या चरों के बीच के जो संबंध की बात करते हैं तो वह प्रकल्पना के तहत होता है। अगला है कोई भी अस्थायी कथन जिसके सिद्ध अथवा असिद्ध होने की संभावना है वह है उपकल्पना, अवधारणा, सिद्धांत, या तथ्य। तो राइट आंसर हो जाएगा उपकल्पना है एक अस्थायी निष्कर्ष या कथन के रूप में देखा जाता है जिसकी सिद्धता और असिद्धता की परीक्षण करना बाकी होता है, अर्थात सिद्ध या असिद्ध हो सकता है। अगला है
सिद्धांत और अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है कहलाती है उपकल्पना, तथ्य, अवधारणा या प्रतिरूप। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत और अनुसंधान के बीच आवश्यक कड़ी के रूप में उपकल्पना को देखा जाता है। उपकल्पना नहीं है अस्थायी कथन, संवादात्मक कथन, व्याख्यात्मक कथन या उदग्र कथन। तो उपकल्पना का जो गुण है उसमें उदग्र कथन शामिल नहीं किया जाता है। अगला है किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसे चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? ए.जे. ब्लैक तथा डीन जे चैपिन, एस एक्वायर्ड या जे ह्यूजेस, एम ब्रैडबर्न एवं एस सुडमैन या आर बोर्डगन एवं एस के बिडेन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा ए.जे. ब्लैक और डीन जे चैपिन का कथन है कि परिकल्पना को हम ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन या जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में देख सकते हैं। अगला है केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है जैविक सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। केस अध्ययन जो पद्धति होती है इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी एक विशेष पक्ष के इकाई के संपूर्ण भाग का अध्ययन किया जाता है। तो इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी किसने कहा है? तो बर्गेस ने इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी के रूप में देखा है। अगला है एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन या अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी को जो है परिकल्पना के स्रोत के रूप में देखा जाता है। अगला है अपकिरण पदों का विचलन का माप है। अपकिरण जो होता है इसे हम प्रसार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है? पदों के विचलन का माप है। यह कथन किसका है? ए.एल. बाउले, ब्रुक्स एवं डिक, एल.आर. कार्नर, पी.वी. एंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बाउले का कथन है कि अपकिरण पदों के विचलन का माप होता है। ब्रुक्स और डिक के शब्दों में प्रसार एक केंद्रीय मूल्य के इधर उधर चल मूल्यों के विचरण अथवा बिखराव की एक सीमा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। वहीं कार्नर कहते हैं कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को हम प्रसार या अपकिरण कहते हैं। अगला है वैयक्तिक अध्ययन विधि जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे कहा जाता है संख्यात्मक, गुणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में दोनों आंकड़े मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेफर गुणात्मक को दिया जाता है। अगला है निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम शोध में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है या अपनाया था? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक लिपले। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेडरिक लिपले के द्वारा सर्वप्रथम शोध में वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी का प्रयोग किया गया था। और एक चीज़ और है कि इसमें जो है सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था लेकिन जो वैज्ञानिक रूप एवं व्यवस्थित रूप है उसे किसने किया था? लिपले ने। निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? गणनात्मक अध्ययन, अनेक स्रोत का प्रयोग, अध्ययन की विशेष इकाई या इकाई का गहन अध्ययन। यहाँ पे राइट आंसर ये माना गया है कि गणनात्मक अध्ययन जो है वह वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी की विशेषता में शामिल नहीं किया गया है। अगला है निम्नांकित में से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है?
परिमाणात्मक या गणनात्मक एक ही कहा जाता है। सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी विश्लेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी में ज़्यादातर गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला है गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक व अवलोकित, सांकेतिक, सांख्यिकी विश्लेषित या सारणीकृत। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सांकेतिक जो होता है, यह गुणात्मक पद्धति के रूप में देखा जाता है। गुणात्मक आंकड़े सांकेतिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं और शाब्दिक और अवलोकित होते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर बी को माना गया है। अगला है इनमें से कौन सा एक आंकड़ा संकलन विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात आंकड़े के इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जाता है। जनगणना, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन या इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इन्वेंट्री लेख प्रबंधन का प्रयोग जो है आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला है यदि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि या ग्रिड विधि। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। डी होगा ग्रिड विधि। तो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना होता है, उसके लिए ग्रिड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम पहले मानचित्र तैयार किया जाता है, तत्पश्चात हम उस क्षेत्र का चुनाव करते हैं। वहीं लॉटरी विधि में क्या होता है कि समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज पर लिख या चिट पर लिखकर एक जगह रखकर उसे मिलाया जाता है। मिलाने के बाद किसी एक का चुनाव किया जाता है। वहीं टिपेट विधि में क्या होता है? टिपेट विधि में होता है कि संख्याओं की एक सूची तैयार या क्रम तैयार किया जाता है, जिससे हम किसी विशेष नंबर पर आने वाले शब्द का चयन करते हैं। इसे देव निर्देशन विधि भी कहते हैं। इसके अलावा कार्ड विधि होता है, तो कार्ड विधि को भी पहले मिक्स करते हैं और उसमें से किसी एक को चुनाव करते हैं। अगला है विरेलसन पद्धति 1954 का प्रयोग की जाती है समाजमिति में, अंतर्वस्त्र विश्लेषण में, टी परीक्षण में या साक्षात्कार में। तो राइट आंसर हो जाएगा विरेलसन पद्धति का प्रयोग जो है अंतर्वस्त्र विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग विरेलसन ने किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने संचार क्षेत्र का अध्ययन कर इसके अंतर्वस्तु को वैज्ञानिक रूप से व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए इन्होंने किया था। अगला है समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? वैयक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो समाचार की सूचनाओं को इकट्ठा के आधार पर अंतर्वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किस विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अवलोकन में है जो है कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।